हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेजेंट एजुकेशन एंड कंपटीशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम देखेंगे सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके हिंदी कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम के लिए मैंने तैयार किए हैं। आप किसी भी हिंदी कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, हेल्पफुल साबित होंगे अगर आप इनको ध्यान से देख लेते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे साथ पहली बार विजिट किए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सारी अपडेट आपको पहुंचे। और मेरा पर्पस आपका सिलेक्शन है। आपका सिलेक्शन हो तभी मेरा ये प्रयास कंप्लीट होगा। ओके गाइस, आप सभी हमारा परिवार हैं और परिवार को देखते हुए मैं ये छोटा सा प्रयास आपके लिए लगातार निरंतर रूप से कर रहा हूँ। आपको छोटा हमारा ये प्रयास कैसा लगेगा हमें कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। वीडियोज़ में कहीं भी कोई त्रुटि है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके सामने डिस्प्ले पर स्क्रीन के सामने जो नंबर आ रहा है उसी पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज से या फ़ोन कॉल्स के द्वारा तथा कमेंट में भी आप मुझे सूचित कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का वीडियोज़ चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम देखेंगे 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी क्वेश्चन। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जी, यहाँ पर आपको दिख रहा है गाइस, अभी मैं ये थोड़ा सा, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। छायावादी युग की अवधि है। छायावादी युग की क्या अवधि है बताइए? 13वीं शताब्दी, 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। थर्ड ऑप्शन में दिया है आपको 1938 ईस्वी से निरंतर। फोर्थ ऑप्शन में आपको दिया है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए बताइए? सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक आपका छायावादी युग माना जाता है। ओके, छायावादी युग की ये अवधि बिल्कुल निश्चित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? फटाफट कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है करमवीर, सेकंड में गोरा बादल की कथा, थर्ड में एक इंटरव्यू, फोर्थ में अंडे के छिलके। सो कमेंट कीजिए, बताइए फटाफट कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बताइए जल्दी से। जी हाँ, ओके, ये जो गोरा बादल की कथा है ये आपका खड़ी बोली हिंदी का प्रथम रचना है। ये जटमल के द्वारा लिखी हुई है। जटमल जी इसके रचनाकार हैं। ओके गाइस, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लघ्वा आकृति, ये है आपके स्क्रीन पे। लघ्वा आकृति में संधि होगी। लघ्वा आकृति, यहाँ आपको जो शब्द दिया है ये लघ्वा आकृति, इसमें कौन सी संधि होगी फटाफट बताइएगा। जी, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। सो फर्स्ट ऑप्शन को लॉक किया जाए। ओके, इयड़ संधि, क्योंकि गुण संधि हमने आपको, आप हमारे YouTube चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में प्लेलिस्ट को ओपन करके देखेंगे तो हमने संधि से जो भी टॉपिक है वो सभी आपको कम्प्लीटली डाल रखा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप प्ले लिस्ट में जाके ये सारे वीडियोज आप देख सकते हैं, आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो यहाँ पर जो आपका गुण संधि कब होता है? एक मात्रा वाले शब्द के सेंटर में
ए और ओ की मात्राएं जहां भी दिख जाएं गुण संधि होगा। वृद्धि संधि 2 मात्राओं वाले शब्द, ए और औ की मात्राओं वाले शब्द ही आपके वृद्धि संधि में आते हैं। अयादि संधि में आपका 3 वर्ण वाले शब्द जो हैं वो आपके अयादि संधि में आते हैं, जैसे चयन, नयन, शयन और गायक, ठीक है, नायक, नाविक, पावक, ये सभी आपके अयादि के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर इसमें जो यण संधि में है इसमें आपके सभी अंतस्थ वर्ण आते हैं जिन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। अंतस्थ या, रा, ला, वा। इसमें वा जो है वा में आधा घा लगा है, इसलिए यहाँ पर यण संधि होगी। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक किया जाए। ओके गाइज, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। आपको क्लियर दिख रहा होगा गाइज, नहीं दिख रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं अभी इसमें थोड़ा लाइट को इसका स्लो और कर सकता हूँ, स्लो डार्क में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, चिराग तले अंधेरा मुहावरे का अर्थ है। चिराग तले अंधेरा मुहावरे का क्या अर्थ होगा? चिराग में तेल ना रहना, ये तो किसी भी कीमत पे आपका नहीं होगा। सेकंड, निर्जन स्थान, भाई जनस्व विहीन यानी बिना लोगों का स्थान, इसकी तो कोई जिक्र भी नहीं हुई है अभी। हाँ, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं होगा। चिराग अंधकारमय होगा। क्यों होगा अंधकारमय? जब उसमें तेल है और चिराग होता है तो वो जलता है, अंधकार में नहीं होता है। ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, ठीक है। बुद्धिमान के यहाँ भूल का होना, ये सो फोर्थ जो है आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन को लॉक किया जाए। ओके गाइज, चलते हैं आपके फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में राम बगल में छुरी का क्या? मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ है। क्या अर्थ है? मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? राम भजन करने वाले की बगल में छुरी, छुरी के साथ राम भजन करना, बाहर से सज्जन दिखे अंदर से दुष्ट, या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। देख लीजिए, आपको क्वेश्चन के साथ सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। सो यहाँ पर जो है आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 को लॉक किया जाए। बाहर से सज्जन दिखे अंदर से दुष्ट, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, हाँ जी, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, लोकोक्ति का अर्थ है। क्या अर्थ होगा? मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मेहमान बनने की जिद करना, जबरदस्ती गले पड़ना। ऑप्शन नंबर 3 मेहमान का मान नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए जी। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा जबरदस्ती गले पड़ना। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन को लॉक किया जाए। ओके, चलिए अब चलते हैं ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये 6 तक दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उस वाक्य को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। उस वाक्य को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जी हाँ, सरल वाक्य कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाए। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा है आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। यहाँ पर जो है प्रत्येक वाक्य को कितने खंडों में बांटा जा सकता है?
क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं, प्रत्येक वाक्य को कितने खंडों में बांटा जा सकता है बताइए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। प्रत्येक वाक्य को 2 खंडों में बांटा जा सकता है। ठीक है, 2 खंडों में बांटा जा सकता है। चलिए, कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय 2 खंडों में बांटा जाता है एक वाक्य को। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे कहा जाता है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे क्या कहा जाता है बताइए। तो यहाँ पर गाइस, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लॉक किया जाए। ओके, यानी मैं अभी कह दूं कि महेश बाजार जाता है, तो यहाँ पर किसके विषय में बात हो रही? महेश के विषय में। तो महेश क्या है? उद्देश्य हो जाएगा, और बाजार क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। बाकी के 2 खंड होते हैं। ओके, समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर दे रहा है, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। अभी अभी मैंने बताया है, तो गाइज उसे कहते हैं आप विधेय। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। अब देखिए, अब इसी क्रम में आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वे शब्द जो अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं उनके खंड नहीं किए जा सकते कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द जिनके खंड नहीं किए जा सकते, हमेशा अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं बताइए। तो ऐसे शब्द आपके कहे जाते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, अभी बीएड एंट्रेंस 9 तारीख में यानी 9 अगस्त में जो हुआ था, उसमें रूढ़ शब्द का एक एग्जाम्पल पूछा था। जैसे उसमें दिया था पशु, पशु उसमें राइट आंसर था, रूढ़ का था वो। ठीक है, रूढ़ शब्द का। तो रूढ़ शब्द वही होते हैं जिन्हें हम और अधिक तोड़कर छोटा नहीं कर सकते, सार्थक खंडों में विभाजित नहीं कर सकते। जैसे तन, मन, धन, ठीक है, पशु, पक्षी, ये सभी आपके रूढ़ शब्द के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इन्हें हम और अधिक छोटा नहीं कर सकते। ओके गाइज, सो चलते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए, सचिन गीत गाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? सचिन गीत गाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे दिया है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर सेकंड सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर थर्ड द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर फोर्थ अपूर्ण क्रिया। ओके, अब आप बताइए। तो सचिन गीत गाता है, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सेकंड को लॉक किया जाए। क्यों? क्योंकि जहां क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। ओके, और जहां क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े वहां आपकी अकर्मक क्रिया होती है। यानी कहने का तात्पर्य, जिस वाक्य में कर्म होता है वहां सकर्मक क्रिया होती है, और जहां कर्म की प्रधानता नहीं होती है वहां अकर्मक क्रिया होती है। जहां किसी वाक्य में 2 कर्म पाए जाते हैं वहां द्विकर्मक क्रिया होती है, और जहां किसी क्रिया से किसी कार्य का पूर्ण होना नहीं पाया जाता है वहां पर अपूर्ण क्रिया होती है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड को लॉक किया जाए। ओके, अब चलते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहे जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहे जाते हैं बताइए। क्या कहे जाते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द आपके गाइस कहे जाते हैं
सर्वनाम। ओके, सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे सर्वनाम में मैं, मेरा, उसने, इसका, यह, वह, ये सभी आपके सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सो चलते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। अपादान कारक का चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है अपादान कारक का, बताइए। अपादान कारक जो होता है वो अलगाव दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अलगाव कौन सा चिन्ह दर्शा रहा है, से अलग। ओके, से अलग यहाँ पर आपको अलगाव दर्शा रहा है, तो यहाँ पर अपादान कारक का चिन्ह हो जाएगा से अलग। ठीक है, से द्वारा जो होता है आपका करण का चिन्ह होता है, काकी के संबंध कारक का चिन्ह होता है, में पेपर आपका अधिकरण का चिन्ह होता है, और से अलग यहाँ पर आपको अपादान का चिन्ह दिया गया है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन को लॉक किया जाए। ओके गाइस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है हिंदी में कारकों की संख्या है। अब आपको हिंदी में कारकों की संख्या बतानी है। कितनी है हिंदी में कारकों की संख्या? फर्स्ट ऑप्शन 9, सेकंड ऑप्शन 8, थर्ड ऑप्शन 11, फोर्थ ऑप्शन 7। बताइए जी। यहाँ पर हिंदी में आपकी कारकों की संख्या है 8। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन आपके 8 कारक माने गए हैं। ओके गाइस, तो अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। भाषा में वचन होते हैं। भाषा में यानी हिंदी भाषा में वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं हिंदी भाषा में, बताइए बताइए। हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं? जो संस्कृत वाले हैं वो कह रहे हैं सर 3 वचन होते हैं। नहीं भाई, 3 वचन नहीं होते हैं। हिंदी में आपके होते हैं 2 वचन। ठीक है, हिंदी में आपके कितने वचन होते हैं? 2 वचन होते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक किया जाए। कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। आपके हिंदी में 2 ही वचन होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। ऐसा शब्द बताइए जो सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। कौन सा होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्योंकि हम लड़की को लड़कियां बोल सकते हैं, बहुवचन हो जाएगा। कॉपी को कॉपियां, कुर्सी को कुर्सियां। लेकिन जनता को जनताओं या जनताएं नहीं बोलते हैं, हम जनता ही बोलते हैं। सदैव एक वचन में प्रयोग होता है जनता शब्द। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। सदैव दोनों वचनों में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सदैव ऐसा शब्द जो हमेशा ही दोनों वचनों में प्रयोग होता है, एक वचन के लिए भी और 2 वचन यानी बहुवचन के लिए भी। बताइए कौन सा है? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर, पक्षी। पक्षी सही बताया। पक्षी आपका जो है सदैव दोनों वचनों में प्रयोग होता है। हम सीढ़ी को सीढ़ियां बोल देते हैं, रानी को रानियां, गली को गलियां, लेकिन पक्षी को पक्षियां नहीं बोलते हैं। ठीक है, पक्षी को पक्षी ही बोलते हैं। पक्षी उड़ गया, पक्षी उड़ गए, पक्षी चहचहा रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 को लॉक किया जाए। ओके गाइज, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बताइए कितने भेद होते हैं? यहाँ पर आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं 3 भेद। ओके, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, और उत्तम पुरुष। जो बात को कह रहा होता है वो उत्तम पुरुष होता है,
जो सुन रहा होता है वो मध्यम पुरुष होता है, और जिसके बारे में बात कही जाती है वो अन्य पुरुष कहलाता है, जिसे हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं। ठीक है। सो आपका यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद माने जाते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ओके। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लॉक किया जाए। यहाँ पर ना 6 होगा, ना 5 होगा, ना 2 होगा। ये सभी आपके इनकरेक्ट ऑप्शन हैं ये। ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखिए। 20 क्या कह रहा है? हिंदी में लिंग के भेद होते हैं। हिंदी में लिंग के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं हिंदी में लिंग के? बताइए। हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर हिंदी में लिंग के आपके 2 भेद होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं आपके? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। 2 भेद हिंदी में लिंग के होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 को लॉक किया जाए। फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा। ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ओके। तो 21 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अभी बस हो गया। ये रहा आपकी स्क्रीन पे 21 क्वेश्चन। इटली किस प्रकार का शब्द है? बताइए गाइस, इटली किस प्रकार का शब्द है? इटली जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए इटली, ये किस प्रकार का शब्द है? बताइए। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, तद्भव, या ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों? कौन सा है? जो लोग स्त्रीलिंग ऑप्शन लगा रहे हैं, यहाँ पर जो लोग स्त्रीलिंग ऑप्शन बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं गाइस। क्यों? क्योंकि ये इकारांत शब्द तो है, लेकिन ये देश का नाम है। इटली क्या है? आपका देश है। तो देश आपका अकारांत शब्द है, और देश हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा इनमें कौन सा है? बताइए। भाववाचक संज्ञा बताइए। दूध, दल, चाल, या फिर नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है, दूध